नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। चैनल 24/7 देख रहे हैं आप। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी को लेकर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर है, जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में ये याचिका दाखिल की गई है। 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने यहाँ पर जवाबी हलफनामा दायर किया था। कोर्ट ने रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के आदेश दिए थे। इरफान के वकील को 2 हफ्ते का समय दिया गया था। आज इस पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। तो आज इरफान सोलंकी के मामले में सुनवाई है। इरफान के वकील को 2 हफ्ते का समय दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से इरफान सोलंकी की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। इब्ने, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे इस पर सुनवाई होगी? जी रवि, देखिए मैं आपको बता दूं, कानपुर सीतामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जिनको कई मामले जिनके ऊपर दर्ज थे और उनको सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन गैंगस्टर में उनको जमानत नहीं मिली थी और उसके लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था कि जाजमऊ थाने में जो दर्ज है गैंगस्टर एक्ट के मामले में, तो जिसमें उन्होंने जमानत याचिका अपनी दाखिल करी थी, जिसमें कोर्ट ने जो है 16 अप्रैल को राज्य सरकार की तरफ से दायर किया गया था हलफनामा जो था, उसको देखते हुए कोर्ट ने इरफान सोलंकी के वकीलों को जो है डिजाइनर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था, जिसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। अब वो दाखिल कर दिया गया है और आज कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना यह है कि पहले जो खाली इरफान सोलंकी की बात हो रही थी, लेकिन अब जो इनके साथ जितने भी 6 अभियुक्त हैं, उन सब की भी एक साथ ही सुनवाई होगी। आज ये कोर्ट में सुनवाई होना है। सुनवाई के बाद ये इंतजार करना है कि देखें आखिर ये गैंगस्टर एक्ट में जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि इरफान सोलंकी जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, क्या उसमें इनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, आप फैसले पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इब्ने हसन जैदी आपका विस्तार से जानकारी के लिए। उधर बलिया के बड़सरी जागीर गांव में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शिकायतकर्ता ने एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उसने गांव की सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को खाली कराने की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता शेषनाथ सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है। अगर इस अतिक्रमण को खाली कराया गया तो गाँव में विकास और तेजी से होगा। यहाँ तक कि सरकारी रास्ते पर भी अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पे ये जो अतिक्रमण है, जो सरकारी ज़मीन है, सब कब्जा हुआ है और उसके बाद जितने ज़मीन है सब सरकारी ज़मीन को कब्जा करके मकान वकान सब बनाए हैं। रोड भी आगे बनने नहीं दे रहे हैं। जी, कितने लोग हैं? यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। सब रास्ता ज़मीन जो सरकारी अतिक्रमण ज़मीन है सब कब्जा करके रखे हैं। तो इससे क्या समस्या सामने है? समस्या सामने ये आ रहा है कि मेरा रास्ता भी नहीं जा रहा, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। और उसके बाद अपने घर के सामने स्कूल है जो कन्या प्राथमिक पाठशाला, उसके सामने नाली और संडास के नाली वाली सब उधर ही वो कर रहे हैं, गिरा रहे हैं सब पानी उन्हीं। तो आप गांव के प्रधान कौन है? गांव के प्रधान हंसा सिंह से बोल चुका है, उसके बाद भी उनसे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और गांव में कोई भी काम भी नहीं हो रहा है। के साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला है, शिकायत लगातार की जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर होगी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मनियर ब्लॉक अंतर्गत बड़सरी जगरी का पूरा मामला बता, जहाँ की शिकायतकर्ता उनका शिकायत है कि सरकारी जमीन पे गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया, जिसको लेकर शिकायत करने पर उनसे अवैध भाषा का प्रयोग भी करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने उचित कोई अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया और शिकायत की, उसका नहीं हुआ तो उसके खिलाफ उन्होंने लिखित डीएम और एसपी को तहरीर दी। जी ठीक है सत्येंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर में पशु चिकित्सा विभाग की एक महिला अधिकारी ने फोन पर गौ रक्षक के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित पशुपालक विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने महिला चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव बगरा में जो है, इनके पास में कुछ स्थानीय लोगों ने पहले फोन किया होगा कि कहीं कोई गौवंश बीमार है, तो इन्होंने वहां पे विभागीय वाहन वो भेज दिया उसको देखने के लिए, लेकिन वहां कोई मिला नहीं। फिर दोबारा किसी का फोन आया होगा कि लडवा में या कहीं किसी गौशाला में पशु बीमार है, तो इन्होंने कहा कि मैं भेज रही हूँ वहां पे, तो उसने कुछ जो है जोर से कुछ बोला होगा कि नहीं 10 मिनट में डॉक्टर पहुंच जाए, नहीं तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस तरह की कुछ बात हुई होगी। तो उन्होंने कहा, उसे आश्वासन दिया होगा कि करा रही हूँ, लेकिन फिर तुरंत ही फिर तीसरे किसी का फोन आ गया,
तो इनको ये लगा कि मेरे को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जो है जैसा इन्होंने मुझे बताया जो है, तो उसमें जो है इन्होंने इस तरह से जो है आपा खोते हुए जो है कुछ अभद्र भाषा आपने भी सुनी होगी जो है वो बोल दिए। तो इस संबंध में इनका लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो मामला ये है जी, कल हमारे बगरा पशु चिकित्सालय का मामला है। कल हमारे यहाँ मीन नगर में एक गाय जख्मी हालत में पड़ी थी, जिसकी सूचना पार्टी के लोगों ने, विश्व हिंदू के लोगों ने, सनातनों ने पशु चिकित्सा अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव को दी थी, जिसके उपचार के लिए सूचना दी गई थी। लेकिन सुधा श्रीवास्तव जो हमारे वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी है, उसके तरफ से अपशब्द कहे गए हैं विश्व हिंदू परिषद को भी और बजरंग दल को भी। आखिरकार उसने अपने बयानों से हद ही कर दी। लास्ट में आकर उसने कुछ मुस्लिम युवकों का नाम लेकर के, मुस्लिमों का नाम लेकर के उन्हें बुलाऊंगी तलवारें लेकर के, और यहाँ पे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है या बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें यहीं पे कटवाऊंगी। उसके ऑडियो हमारे पास है पूरे सबूत के साथ। आज हम डीएम साहब से इसी बात को लेकर के आए हैं। अमेठी के संग्रामपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना घटित हुई, जहां बारात में अचानक पहुंची लड़की ने दूल्हे को अपना पति बता दिया। ऐसे में महिला ने खुद को दूल्हे की पत्नी बताते हुए मंडप में रखे सामान के साथ तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बीते 25 मार्च को लड़की ऋतु यादव की जयप्रकाश यादव से शादी हुई थी और लड़की ने अपने पति पर मारने पीटने का आरोप लगाया। साथ ही दोनों थानों की पुलिस मूक दर्शक बनी। अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की गई है। सर, मेरा जयप्रकाश से 10 साल का संबंध था। जब शादी करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, फिर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। घर पे बात गई, पिताजी नहीं माने, मैंने कोतवाली थाने गई, वहाँ से मुकदमा मेरा चल रहा है सर। उसके बाद हमको बुला के शादी किया, हमारे पास प्रूफ भी है सर। हमसे बुलवा के शादी किया, अब दूसरी शादी करने आज तेजीपुर आए हैं। किस थाने से हैं आप? हम अमेठी संग्रामपुर से हैं। और संग्रामपुर भी गई, संग्रामपुर बैठी थी, उनके सामने सारा बैठा था पुलिस, तब भी ये लोग मार पीट के हमको निकलवा दिया। उनको इसकी सूचना आपने किसी को दी? हम एसपी के यहाँ आए थे, महिला थाना गए और क्या कहते हैं अपने थाने में गए, संग्रामपुर गए, कुल गए में मेरी कहीं नहीं सुनवाई हो रही। हमको आज मारे पीटे, उन्होंने मार पीट के तो यहाँ बारात लेके आए हैं सर। हमारे 25 मार्च को हुई थी। के साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आदित्य, यहाँ एक महिला आती है और ये कहती है कि इनसे मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। इस पूरे मामले में 2 थानों की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ताज़ा अपडेट इसको लेकर क्या है? देखो रवि, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये दोनों का मामला, जो महिला का जो मामला निकल कर सामने आया है, ये महिला 25 तारीख को जो है शादी कर लेती है। शादी क्योंकि प्रेम प्रसंग का ये मामला बीते काफी समय से ये महिला ने स्वीकार किया है, और जब जयप्रकाश जो है शादी नहीं करता है इस महिला के साथ, और इससे पहले मंदिर में जो शादी किया था ऋतु यादव के साथ, उसके बाद में बारात लेकर जो है शादी के लिए निकल रहा होता है, तो उस समय महिला जो है घर में तोड़फोड़ करके जो है बताती है कि मेरी शादी इनसे हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां से बारात जब लड़की पक्ष के घर पहुंच जाती है, तो वहां भी महिला पहुंचकर और आप बीती सुनाती है कि जयप्रकाश द्वारा मुझे पहले से ही प्रेम प्रसंग के जरिए जो है मंदिर में ले जाकर शादी मुझसे की है, मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी। पुलिस मौके पर 2 थानों की पुलिस जो है, चाहे वो गौरीगंज हो, संग्रामपुर पुलिस हो, मौके पर पहुंचती है और मूक दर्शक बनी रहती हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा ये चलता रहता है। लेकिन महिला के कहीं ना कहीं आरोप के बीच लड़की की अगर देखा जाए तो कहीं सुनवाई नहीं होती है, और जिस तरीके से आरोपों की झड़ी लगती है जयप्रकाश के ऊपर, लेकिन पुलिस मामले में मूक दर्शक बनी रही है। ताजा मामला यही निकलकर सामने आया है कि ऋतु जिस तरीके से जयप्रकाश से बीते 8 साल से संबंध लगभग बता रही हैं, और शादी का मां कालिकन धाम मंदिर में शादी की बात का हवाला दे रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ने शादी जरूर होने दिया है, और महिला को जो है न्याय नहीं मिला है, और वो अब आगे कार्रवाई की बात करती देखी जा रही है। जी रवि। आदित्य, क्या पुलिस की ओर से जिस पर आरोप लगाया गया, जिसके ओर से दूसरी शादी की जा रही थी, उसके लिए कोई तहरीर यहाँ पर प्राप्त हुई हो, कोई कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से ऋतु यादव लगातार अधिकारियों की चौखट खटखटा रही है, तहरीर पर तहरीर दे रही है, तो निश्चित रूप से आगे जांच का विषय पुलिस बताकर इसमें जो है कार्रवाई का भरोसा दे रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर ऐसा मामला अगर निकल कर सामने आया है और एक लड़की के साथ में
पहले ही शादी मंदिर में भले ही की गई हो जयप्रकाश द्वारा, लेकिन रीतू को अगर उसके घर जाकर वहां पर तांडव करती है, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, उसके बाद ससुराल पहुंचकर वहां भी हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस के पास अब जांच का जो दायरा है वो बढ़ जाता है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा जो है वो देने की बात निकलकर सामने आ रही है। पुलिस कब कार्रवाई करती है और जांच का विषय है, पुलिस के अपने हिसाब से बात करती हुई देखी जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा एक शादी मंदिर में रीतू की होती है और दूसरी शादी जब जयप्रकाश बारात लेकर घर से निकलता है तो वहां से लेकर और ससुराल तक हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चलता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस दोनों थानों की, चाहे वो रीतू का गौरीगंज हो चाहे संग्रामपुर हो, जहां बारात जाती हो, पुलिस जो है मामले की विवेचना और जांच का विषय बताकर अभी मामले को फिलहाल इसमें ही देखना होगा का विषय बता रही है। जी, इसमें देखना होगा कि क्या इस पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया आदित्य आपका। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में नाबालिग को बंधक बनाकर रेप किए जाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोनों आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा के साथ ही 58,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी तेजपाल और कृष्णापाल को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। बताया गया कि रेप के दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जिन्होंने नाबालिग को बंधक बनाकर 3 दिनों तक रेप किया था। देखिए, थाना धनारी का मामला है। इसमें जो है 2 भाई थे, अभियुक्त किशनपाल और अभियुक्त तेजपाल। ये दोनों जो है, इसमें अभियुक्त किशनपाल जो है इस नाबालिग बच्ची को मोटरसाइकिल से जो है अपने साथ ले गया था और बाद में इसने अपने भाई को सौंप दिया। इसके भाई ने जो है उसके साथ में 2-3 दिन तक नृशंस बलात्कार किया और उसका जो है ट्रायल माननीय न्यायालय द्वारा, पॉक्सो एक्ट न्यायालय द्वारा किया गया। हम लोगों के द्वारा उसमें राज्य सरकार की ओर से पैरवी की गई और न्यायालय ने आज जो दोषी थे अभियुक्त तेजपाल को बलात्कार का दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष का कठोर कारावास और 86,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है और अभियुक्त किशनपाल जिसने उसकी मदद की थी उसको 5 वर्ष का कठोर कारावास और 8,000 रुपये के। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सतीश, इस पूरे मामले पर जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सजा सुना दी गई है, ऐसे में ये इसे देखा जा सकता है कि न्याय मिला है परिवार को, लेकिन कितना वक्त लग गया और क्या कुछ यहाँ पर परिवार का और जो पीड़िता है उसके पक्ष के वकीलों का कहना है? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल में एक नाबालिग लड़की को ये बेला फुसलाकर मोटरसाइकिल ले गए थे। ले आने के बाद में इन्होंने बारी बारी से 3 दिन तक लगातार उसके साथ में वो घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें लड़की ने अपने घर तक पहुंचकर सारी घटना को जानकारी दी। तभी मामला पुलिस में पहुंचा और मामले में जो है 2 लोगों के सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लंबे समय केस चला और केस चलने के बाद में उन लोगों के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई और 58,000 रुपये उन पर जुर्माना लगा गया है। लेकिन परिवार का ये कहना था कि जिस प्रकार से ये लड़की थी, जिसे जो मोटरसाइकिल बैठा के गए थे और ले आने के बाद में इन्होंने 3 दिन लड़की के साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। उसे धमकी दी गई थी कि अगर तूने घर पर किसी को बताया तो तेरे परिवार वालों को हम जान से मार देंगे। इसी लेकर के लड़की की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। 3 दिन लगातार उसके भाई के पास में जो है दूसरा भाई अपने भाई के पास छोड़ गया था और लड़की किस तरीके से अपने घर पहुंचने के बाद सारी घटना को जो बताई थी। पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोनों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन कोर्ट में आज इसका फैसला हुआ है। कोर्ट में जो है उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है सतीश, शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राज्य के मुखिया तक बेहतर मेडिकल सुविधाओं का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को मेडिकल सुविधाएं तक नहीं मिल रही। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थिति यह है कि अस्पताल कम, जानवरों का तबेला ज्यादा बन चुका है और यह हकीकत है उस प्रदेश की जहां के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थकते। इस रिपोर्ट में देखिए। मीडिया कर्मियों से साहब को अपने विभाग की खामियों की सारी जानकारी मिलती है, तो फिर राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को क्या वेतन सिर्फ कार्यालय में बैठकर आराम करने के लिए देती है? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? दरअसल सच तो यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी राज्य के कई इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं,
क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हाँ, इससे पहले डॉक्टर रहते थे, वो आते थे, दवाएं बंटती थी। जब से उनका ट्रांसफर हो गया, जब से केवल हफ्ता में एक आध बार खुलता है, वो सुरेंद्र आते हैं, एक राजपूत, 2 जने आते हैं। उस पे क्या करें, वो कहते वो हमने 2 बार बोर्ड से दरखास्त दिला दी, कहते कोई सुनते नहीं है, ना बाउंड्री ऊंची करा रहा है, ना गेट बनवा रहा है। हमने जो बाउंड्री टूट गई है, तो उसको ऊंची कराओ, इंतजाम कराओ। कहते कोई सुनते नहीं है हमारा स्वास्थ्य विभाग को। मैं क्या उसके लिए क्या करें, वो डॉक्टर थोड़ी लड़ाएंगे। हाँ, सब देख रहे हैं आप, प्रताप, हम कह रहे हैं क्या, सामने दिखाई दे रहा। जब डॉक्टर कोई बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हम काय को लिखते हैं। कितना समय हो रहा होगा इसको? टाइम कितना हो रहा होगा इस समय? 11 10 1 मिनट बता रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे तक कोई आया ही नहीं। अभी नहीं आया, देख लो। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोई खंडर नहीं बल्कि झांसी के नवीन स्वास्थ्य केंद्र चेलरा की है। अस्पताल का दरवाजा सुबह 8 बजे खुलना चाहिए था, लेकिन 10 बजे तक ताला लटका रहता है। हमारी टीम ने जब खिड़की से कैमरा अंदर डाला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वार्डों में ना तो बेड है ना दवाइयाँ, बल्कि भरा पड़ा है कबाड़। दीवारें काली, फर्श पर धूल और गंध ऐसी कि सांस लेना मुश्किल है। इलाज तो दूर की बात, यहाँ इंसान क्या जानवरों के रहने लायक भी व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम केवीटी, जिसे हम कहते हैं कब बदलेगी तस्वीर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के चिरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिलरा में मौजूद हैं। आप मेरे पास देख पा रहे होंगे, ये नवीन स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ की हालात अगर हम बात करें तो इस समय लगभग, अगर घड़ी में बात करें तो 10 बज रहे हैं और 10 बजे इस उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। इससे पहले आपको बता दें, ये 8 बजे का इसका समय है और आज तहसील मुख्यालय पर जिलाधिकारी को आना है। बावजूद इसके यहाँ पर जिम्मेदार कितनी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं। हम आगे भी आपको वो तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लेकर चलते हैं पीछे की तरफ, जहां हमें ये भी कह सकते हैं कि यह अस्पताल मरीजों को मिलने वाला अस्पताल है, मरीजों को इलाज मिल सके। लेकिन ऐसे में हम कह सकते हैं यहाँ अस्पताल कम और यह जानवरों का तबेला ज्यादा नजर आता है। ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि कैमरा मैन यहाँ दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर एक गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन खड़ी है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का एरिया है। कुछ बकरी बंधी हुई है। हम आगे भी लेकर चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे उपले पथ रहे हैं। ये वो उपले हैं जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र के जो अंदर का एरिया है वहाँ पाते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बड़े ढेर कई जगह लगे हुए हैं। अस्पताल परिसर में बकरी बादी है। अस्पताल के पीछे भेड़ों का झुंड मजे से घूम रहा है। स्वास्थ्य विभाग का परिसर अब जानवरों का आशियाना बन चुका है और ये सब तब हो रहा है जब जिले के डीएम मोठ तहसील में आने वाले थे। जब डीएम के आने की खबर के बावजूद समय पर अस्पताल नहीं खुलता तो आम दिनों में हालात क्या होते होंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ऊंचाई पर बनी पानी की टंकी सफेद हाथी की तरह है। वार्ड के शौचालय की वर्षों से सफाई नहीं हुई है। अब हम आपको आगे की ओर भी लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें वाकई में आपको के रोंगटे खड़े कर देंगी कि जिस प्रकार यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने सही साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के अंदर का एरिया अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये अस्पताल का ये कोई प्रांगण नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे आप जानवरों का तबेला। देखें आप, ये अभी अंदर की तस्वीरें हैं और हालात देख लीजिए आप, किस प्रकार के हालात हैं। जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सुधाकर पांडे को अस्पताल की सच्चाई के बारे में जानकारी तक नहीं है। जब मीडिया के दखल के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो अस्पताल का ताला खुला, लेकिन कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है वो न सिर्फ हैरान करने वाली हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के दावों पर बड़ा सवाल है। सवाल ये कि प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं। सवाल ये कि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी क्या चैम्बर से बाहर निकलते ही नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब मौजूदा वक्त में मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चिलरा हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो चिरगांव ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आप लोगों के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर गाय या गोबर दिखाई दे रहा है। लोग, गांव की जनता जो है वहाँ पर अतिक्रमण की हुई है, तो इसको हम संज्ञान में लेते हैं और हम MOIC चिरगांव को निर्देशित करेंगे कि वहाँ असली निरीक्षण करके
और वहाँ के ग्राम प्रधान जी से मिल करके जो भी इन्क्रोचमेंट हो रहा है उसको रुकवाएं और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का भी प्रयोग कर सकते। ग्राम चैलरा के लोग आज भी बेहतर इलाज के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हैं। गांव के लोग कहते हैं कि इलाके में अस्पताल होते हुए भी नहीं है। कभी डॉक्टर नहीं आता, कभी दवाइयां नहीं मिलती, कभी महीनों तक अस्पताल में ताला लगा रहता है। आपात स्थिति में कोई सुविधा नहीं मिलती। चैलरा जैसे दर्जनों गांव हैं जहां स्वास्थ्य केंद्र केवल नाम के हैं। सवाल यह है कि आखिर इन केंद्रों की निगरानी कौन कर रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय है या वाकई जमीन पर कुछ करना चाहता है? देखें आप पूरी तस्वीरों में मतलब जानवरों के जो गोबर कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद देखिएगा चारों तरफ। ये पूरा एरिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचनी चाहिए। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तमाम सवालात खड़े होते हैं। आखिर जिम्मेदार लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तहसील मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय आए हुए हैं, बावजूद इसके यहाँ का एरिया देखिए केवल 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर जहाँ पर ये हालात हुए हैं। एचएनएन की ये रिपोर्ट एक आईना है उस व्यवस्था का जो सिर्फ कागजों पर जिंदा है। लखनऊ में बैठी बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा तो करती है, फिर भी तस्वीरें नहीं बदल रही है। निचले स्तर के अधिकारियों की वजह से बीजेपी सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में है। लिहाजा ये जरूरी है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। एचएनएन 24/7 के लिए धीरेन्द्र रायकवार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे एचएनएन 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।